गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जर्मनी में नाजीवाद टॉपिक लिया था और उसमें मैंने बताया था नाजीवाद के सिद्धांत, विचारधारा, कार्यक्रम और नाजी दल की प्रकृति या स्वरूप। आज हम लेंगे नाजीवाद के उदय के कारण या विकास के कारण। तो पहला है पराजय से पनपा नैराश्य। युद्ध और शांति समझौते ने जर्मनी को भौतिक और भावात्मक रूप से कुचल दिया। जर्मन लोग पराजय और वर्साय के अपमान को सरलता से भूल नहीं सके। पराजय से उपजे नैराश्य के गर्भ से ही हिटलर पैदा हुआ। भग्न मनोरथ लोगों को नाजीवाद में आशा की एक किरण दिखाई दी तो वे बिना जांच पड़ताल किए उसके पीछे हो गए। दूसरा है शांति सम्मेलन के अपमान की दुखद स्मृतियाँ। प्रत्येक संधि विजेता द्वारा आरोपित होती है। वर्साय की संधि भी इसका अपवाद नहीं थी। वर्साय की संधि को तो जर्मनी के अनुकूल नहीं होना था, परंतु उसके साथ रूखा और अपमानजनक व्यवहार अपेक्षित नहीं था। जर्मन जनता ने इस अपमान को भूल न जाने की कस्में खाईं। इस अपमान की दुखद स्मृतियों ने नाजी दल के प्रारंभिक उत्कर्ष में अवश्य योगदान किया। नेक्स्ट है वर्साय संधि के अन्यायपूर्ण प्रावधान। वैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली लगभग प्रत्येक संधि ही एक सीमा तक आरोपित शांति स्थापित करने वाली संधि होती है, किंतु वर्साय की संधि में आरोपण की मात्रा आधुनिक युग की किसी भी पिछली शांति संधि की अपेक्षा अधिक स्पष्ट थी। इस संधि ने जर्मनी को क्षेत्रीय दृष्टि से लंगड़ा, आर्थिक दृष्टि से खाली, भौतिक दृष्टि से कमज़ोर और भावात्मक दृष्टि से बेइज्जत कर दिया था। वर्साय की संधि को नाजियों के उत्कर्ष का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी का भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण। वर्साय की संधि में अनेक कठोर शर्तें लादी गई थीं। कालांतर में उसमें से अनेक प्रावधान शिथिल या निरस्त हो गए। जर्मनी राष्ट्रसंघ और उसकी परिषद का सदस्य बन गया, परंतु एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें जर्मनी के साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा था। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी पर एक तरफा निशस्त्रीकरण थोपा गया। इसी भेदभाव का विरोध करते हुए नाजी जर्मनी ने 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी को निशस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा की और राष्ट्रसंघ से भी पृथक होने का नोटिस दे दिया। फ्रांस की नासमझी ने इस भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति ने जर्मनी में नाजियों के उत्कर्ष को और उद्दीप्त कर दिया। नेक्स्ट है आरोपित गणतांत्रिक व्यवस्था। जर्मनी में जनतंत्र की जड़ें कभी गहरी नहीं जा सकी थीं। जर्मनी की जनता ने शासन का कभी अनुभव भी नहीं किया था और जब उसके हाथ में सत्ता आई तो वह उसका ठीक से उपयोग न कर सकी। जनतंत्र का जन्म राष्ट्रीय पराजय और अपमान में हुआ था और जनतंत्र के सभी विरोधी दल उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। जर्मनी के लोगों को संसदीय शासन के प्रति न तो मोह था और न ही उन्हें उसका कोई अनुभव ही था। वाइमर गणतंत्र का प्रारंभ बहुत ही निराशाजनक परिस्थितियों में हुआ। उसे चारों ओर अव्यवस्था, असंगठन और अभाव का सामना करना पड़ा। उसका पहला कार्य वर्साय की संधि का अनुसमर्थन करना था। इस कारण जर्मन जनता के मन में उसका नाम राष्ट्रीय अपमान के साथ जुड़ गया। यह आरोपित गणतांत्रिक व्यवस्था असफल सिद्ध हुई और मौका मिलते ही नाजी उसकी पीठ पर सवार हो गए। नेक्स्ट है अस्थिर और अकर्मण्य सरकारें। वाइमर गणतंत्र सरकारों की प्रयोगशाला बन गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर हिटलर के सत्तारूढ़ होने तक बनी बिगड़ी सरकारों का लेखा जोखा कठिन कार्य है। युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पूर्व बेडेन के प्रिंस मैक्स की सरकार थी। ये सरकारें अनेक दलों के गठजोड़ से बनी संविद या साझा सरकारें थीं। संसदीय शासन में दरारें पड़ने लगीं। सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन आज्ञप्तियों का सहारा लेना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में जर्मन जनमानस को एक स्थिर, सक्षम और शक्तिशाली सरकार की ज़रूरत महसूस हुई। नाजी दल अपनी ऐसी सामर्थ्य का प्रचार करके ही 1932 ईस्वी के निर्वाचन में सबसे बड़े दल के रूप में उभर सका। नेक्स्ट है गैर नाजी दलों में फूट, कटुता और वैमनस्य। पूरा तंत्र अव्यवस्था का शिकार था। हिटलर की विजय में आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं था। उसे शक्ति निर्वाचक मंडल की स्वीकृति से मिली थी और राज्य के अन्य सभी दलों के अवगुणों और फूट के कारण। नेक्स्ट है आर्थिक संकट से उपजी निराशा। अर्थ जीवनचर्या का आधार है। फासिस्ट आंदोलनों के उत्थान में जनता की आर्थिक कठिनाइयों की अधिक सशक्त भूमिका रही है। युद्ध के तुरंत पश्चात महंगाई, बेकारी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट,
घाटे का बजट और क्षतिपूर्ति जैसी समस्याओं का जर्मनी में बोलबाला रहा। वर्साय की संधि की अपेक्षा मुद्रास्फीति जर्मनी के लिए अधिक भयंकर विपत्ति थी। युद्धोपरांत जर्मनी आर्थिक पतन की ओर अग्रसर रहा। इसके बाद से उत्कर्ष की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई जो 6 वर्षों तक 1929 के मध्य तक निरंतर रही। इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन 1913 ईस्वी से आगे निकल गया और जर्मनी औद्योगिक विकास एवं जीवन स्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने नाजी दल को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। इस दल के मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बढ़ी। नेक्स्ट है वीर पूजक परंपरा एवं सैनिक मनोवृत्ति। जर्मन परंपरा में सदैव अपने नायकों के प्रति आकर्षण और वीर पूजा का भाव रहा है। जर्मनी का इतिहास एक राष्ट्रीय नायक से शुरू हुआ, 3 राष्ट्रीय राजवंशों के नेतृत्व में चलता रहा और एक राष्ट्रीय नेता की देखरेख में ही समाप्त हो गया। वे नायक जर्मन होहेनस्टॉफेन, हुब्सबर्ग, होहेनजोलर्न और हिटलर थे। इस जर्मन परंपरा के सच्चे वारिस के रूप में हिटलर अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल रहा। जर्मन लोग कठोर अनुशासन के अभ्यस्त थे, उनकी सैनिक मनोवृत्ति थी। नेक्स्ट है साम्यवाद का हौवा। नाजियों ने साम्यवाद का एक कल्पित भूत खड़ा किया और इस भूत से भयभीत विभिन्न वर्ग उनके झंडे तले त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए एकत्रित हो गए। साम्यवाद मूलतः एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। उसका जर्मन राष्ट्रीयता के साथ मेल नहीं बैठ पाया और उसने जर्मनी में कभी भी मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं किया। हिटलर ने साम्यवाद के भय के माध्यम से वर्ग और बुद्धिजीवियों को तो आक्रांत किया ही, कृषक समुदाय को भी निजी संपत्ति के विलोपन के भय से ग्रसित किया। साम्यवाद से भयभीत उद्योगपतियों ने भी हिटलरवाद को समर्थन दिया। नेक्स्ट है यहूदियों को बलि का बकरा बनाना। 1925 ईस्वी की जनगणना के अनुसार समूचे जर्मनी में यहूदियों की कुल संख्या 5.60 लाख थी। वे कुल जनसंख्या में मात्र 0.9% ही थे। इतनी न्यून संख्या होते हुए भी यह बहुत प्रभावशाली वर्ग था। यहूदी लोग औसत तौर पर अभिजातीय श्रेणी में गिने जा सकते थे। असंतुष्ट निराश जर्मनी द्वारा अपने प्रत्येक दुर्भाग्य के लिए यहूदियों को उत्तरदायी मान लिया गया। मीन कैम्प के अध्ययन से प्रकट होता है कि आर्यों के उत्कर्ष की तरह यहूदियों के प्रति घृणा भी इसी उच्चता के सिद्धांत का परिवर्तित रूप था। हिटलर की दृष्टि में यहूदी नीची जाति के थे जिनके पास कोई विधि निषेध नहीं था। उसने कहा कि वे लड़ नहीं सकते थे और उनकी आचार संहिता, विचारधारा और विश्व के प्रति उनका रुख राष्ट्रीय देशभक्ति के सर्वथा विपरीत थे। हिटलर ने यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काकर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा ली। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग, युवाओं और पूर्व सैनिकों का सक्रिय समर्थन। मुद्रास्फीति के प्रहार का सबसे बुरा प्रभाव बहुसंख्यक मध्यम वर्ग पर पड़ा। अपनी बचत से वंचित हो जाने पर मध्यम वर्ग को सर्वहारा वर्ग की कोटि में आना पड़ा और वर्गच्युत होने के सभी अपमान भी सहने पड़े। इसी अधोगत और धन से वंचित मध्यम वर्ग से राष्ट्रीय समाजवाद को किसी दिन सबसे अधिक अनुयायी मिलने थे। शहरी और ग्रामीण मध्य वर्ग एक के बाद दूसरे आर्थिक संकट से ग्रस्त होते हुए नाजीवाद और फासीवाद के मुख्य समर्थक हो गए। नेक्स्ट है नाजी आतंक। नाजी दल ने हिंसा और आतंक का भी भरपूर सहारा लिया। नाजियों ने अपने 2 सैनिक दलों का गठन किया। खाकी कमीज वाले, जिनका कार्य अपनी सभाओं की रक्षा और विरोधियों की सभा को बलपूर्वक भंग करना था, और दूसरा था काली कमीज वाले। ये बड़े नाजी नेताओं के अंगरक्षक का कार्य करते थे। ये दोनों योद्धा दल नाजी आतंक के मुख्य संवाहक थे। नेक्स्ट है आकर्षक नाजी कार्यक्रम। हिटलर के मूल साथी इंजीनियर गॉटफ्रेड फीडर ने 1920 ईस्वी में दल का 25 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। हिटलर ने 1924 ईस्वी में मीन कैम्प द्वारा अपनी पार्टी की नीतियों की रूपरेखा स्पष्ट की। 25 सूत्री कार्यक्रम में अनेक आकर्षक बिंदु थे। इनमें सबको रोजगार, उत्तम जीवन स्तर, प्रन्यासों का राष्ट्रीयकरण, ब्याज की दरों में कमी, कृषि सुधार, वृद्धों की देखभाल, वर्साय और सेंट जर्मन की संधियों में संशोधन, गैर जर्मनों का निष्कासन आदि अनेक बातें सम्मिलित की गईं। अतः अपने सपनों के प्रत्यक्षीकरण की प्रत्याशा में अनेक लोग नाजी दल से जुड़ते गए। नेक्स्ट है नाजी प्रोपेगेंडा। नाजियों ने प्रचार पर अत्यधिक बल दिया। नाजी दल ने वॉलकिस्चर बियोबैक्टर नामक समाचार पत्र निकाला।
प्रचार प्रसार हेतु जर्मनी को अनेक जिलों और प्रकोष्ठों में बांटा गया और प्रत्येक में प्रशिक्षित वक्ताओं द्वारा प्रचार किया गया। हिटलर ने चांसलर बनने पर एक नया मंत्रालय बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एंड एनलाइटमेंट। इसका प्रमुख बनाया था डॉक्टर पॉल जोसेफ गोएबल्स को, जिसका सूत्र वाक्य था, झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। नेक्स्ट है राइक्सटेग भवन का अग्निकांड। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को तो हिटलर को एक साझा सरकार का कठपुतली चांसलर बनाया गया था, परंतु उसे तो सर्वे सर्वा बनना था। उसने राइक्सटेग को भंग कर 5 मार्च 1933 को निर्वाचन कार्यक्रम तय करवा दिया। 27 फरवरी 1933 को रात्रि में राइक्सटेग भवन में लगी आग ने उसका कार्य सरल कर दिया। एक गैथॉन हार्डी के अनुसार एक अर्धोन्मत्त डच कम्युनिस्ट ने आग लगाने का कार्य किया था। हिटलर ने इस घटना को जर्मनी के कम्युनिस्टों, जो उसके प्रबल प्रतिद्वंदी थे, के दमन का आधार बनाया। राइक्सटेग की आग स्पष्टतः कम्युनिस्टों के लिए उतनी ही घातक थी जितनी नाजियों के लिए अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने वाली थी। और नेक्स्ट है हिटलर का करिश्माई नेतृत्व। किसी भी दल या आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। हिटलर में राज्य निर्माता के और इससे भी बढ़कर नेतृत्व के बहुत से गुण अपवाद रूप से अधिक मात्रा में अवश्य रहे थे। हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, वह एक चतुर जननेता था और एक श्रेष्ठ अभिनेता था। वह एक साधन संपन्न आंदोलनकारी, एक अनथक कार्यकर्ता और एक सुयोग्य संगठनकर्ता था। कैटलबी के अनुसार उसमें अपूर्व सम्मोहन शक्ति थी, जिसके द्वारा वह जन समूहों को अपने साथ बहा ले जाता था। उसमें संगठन की भी आश्चर्यजनक क्षमता थी। इसी संगठन क्षमता के बल पर वह अपने दल को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर ले गया था। हिटलर का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, उसकी वाणी ओजस्वी थी, संगठन क्षमता बेजोड़ थी, उसमें नेतृत्व की सामर्थ्य थी, चतुराई थी और सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य था। जर्मनों को उसका करिश्माई व्यक्तित्व बहुत प्रभावी लगा। तो ये थे नाजी दल या नाजीवाद के उदय के कारण।